नमो नमः विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। पूर्व की क्लास में कल अपन ने देखा था पर रूप संधि के बारे में। तो पर रूप संधि एंगी पर रूपम करके अपन ने सूत्र पढ़ा था। इसी के ही अंतर्गत आगे जो है एक सूत्र आता है, वा विकल्प से स्कंध्वा आदिशु पर रूप वाच्यम। इसका मतलब है स्कंध व आदि गण में पठित शब्दों में टी को पर रूप कार्य होता है। स्कंध आदि जो गण होते हैं, इस गण में जो पठित शब्दों में टी को पर रूप कार्य होता है। टी से क्या तात्पर्य है? टी से तात्पर्य है किसी शब्द के स्वरों में से अंतिम स्वर। किसी शब्दों के स्वरों में से जो अंतिम स्वर के आगे यदि कोई व्यंजन हो तो वह पूरा समुदाय, तथा अंतिम स्वर के आगे यदि कोई व्यंजन न हो तो वह अंतिम स्वर ही टी कहलाता है, और इसको अचो अंत्यादि टी ऐसे इस सूत्र से व्यक्त किया जाता है। समझ में आया कि यदि अंतिम स्वर के आगे कोई व्यंजन न हो तो वह अंतिम स्वर ही टी कहलाता है। जैसे कैसे, मनस जो शब्द है इसमें अस है ना, अस टी है, क्योंकि यहाँ पे जो है पतत में अथ टी है, पतत, और शक में अटी है, शक जो है इसमें अंतिम जो स्वर है यह टी कहलाता है, यदि आगे कोई व्यंजन स्वर नहीं हो तो इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे शक प्लस अंधु, तो यहाँ पे इसमें पर रूप जो है ये होगा, तो स्कंधु यह दीर्घ अपवाद ऐसा होगा इसमें। कर्क प्लस अंधु करकंधु, कुल प्लस अटह उल्टह, हल प्लस ईशा हलिशा। पर रूप अर्थात जो पर यानी बाद में जो स्वर है वो ही हो इस पे लगेगा। लांगली शाह, लांगल प्लस ईसा, ये गुण का अपवाद है ये, और बाकी जो पूर्व में तीन कुल्टा तक अपन ने पढ़े वो दीर्घ संधि के अपवाद है। मनस प्लस ईशा मनीषा, पतत प्लस अंजलि पतंजलि। जशत्व का अपवाद है ये, जशत्व संधि है ना उसका अपवाद है। सीम प्लस अंत सीमंतः, सार प्लस अंगः सारंगः, मार्त प्लस अंड मार्तंडः, ये दीर्घ संधि का अपवाद है। अश्म प्लस अंतकः अश्मंतकः है। तो इस प्रकार ये जो स्कंध आदिशु पर रूप वाच्यम ये सूत्र अपन ने पढ़ा, इसमें जो है पठित शब्दों में टी को पर रूप कार्य होता है। टी अर्थात जो टी से तात्पर्य वापस बता रही हूँ, किसी शब्दों के स्वरों में से अंतिम स्वर के आगे, अंतिम स्वर समझ रहे हो ना, अंतिम स्वर के आगे यदि कोई व्यंजन है तो वह पूरा समुदाय, तथा अंतिम स्वर के आगे यदि कोई व्यंजन नहीं हो तो वह अंतिम स्वर ही टी कहलाता है। अचो अंत्या टी। आगे जो हम पढ़ेंगे ये सूत्र है ओमांगोश्च। कौन सा सूत्र है ये? ओमांगोश्च, ये पढ़ेंगे इसके बारे में। ओमांगोश्च, एक मिनट। तो इस जो ओमांगोश्च है यह ओमी आंगी चात परे पर रूपेकादेश है सात। ओमी आंगी चात परे पर रूप एकादेश सात। तो ये जो है इसमें इस सूत्र में जो ये ओमांगोश्च सूत्र आया ना, तो इसका अपन इस तरह से पढ़ेंगे। ये आ गया इसमें ओमी आंगी चात परम परूपेकादेश सात, परूपेकादेश सात। तो ये सूत्र ये कह रहा है
ओमी आंगे चात परे पर रूपे का देश हशात। अ वर्ण के बाद ओम या आंग के रहने पर रूप एक आदेश हो जाता है। ये पर रूप के अंतर्गत ही इसको पढ़ रहे हैं अपन कि ओमांगस्य सूत्र कह रहा है कि ओमी आंगी चात परे पर रूप एक आदेश हशात। अ वर्ण के बाद यदि ओम या आंग के रहने पर भी पर रूप एक आदेश हो जाता है। ये पर रूप के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं अपन। तो अवर्ण के बाद यदि ये ओम और आंग रहने पर रूप एक आदेश होता है। आंग के चार अर्थ है, ईशत, उपसर्ग, मर्यादा, वस्तु रहित, सीमा और अभिवृद्धि। तो यहाँ पर हम ऐसे देखेंगे शिवाय ओम, तो यहाँ शिवाय है और इसके बाद क्या आया ओम, तो यहाँ क्या होगा पर रूप एक आदेश होगा। पर रूप जो बाद वाला रूप है वह एक आदेश हो जाएगा, अर्थात यह और ओ दोनों मिलके यो हो जाएंगे तो शिवायोम बनेगा। इसी प्रकार ईश्वराय ओम तो ईश्वराय ओम बनेगा। कदा प्लस ओम तो कदोम, सदा प्लस ओम तो सदोम। तो आप ये देख रहे हैं ये सदा के आ और ये जो ओ है दोनों का एक आदेश होगा, दोनों के स्थान पर एक आदेश होगा और एक में भी कौन सा पर रूप वाला होगा, अर्थात बाद वाला रूप ओ ये होगा। तो सदोम शिव आ इही, तो यहाँ बनेगा शिव एही और शिव एही, ये एक हो जाएगा। आ और ई दोनों ए हुए, फिर ये ए जो है ये व्यय में जुड़ जाएगा और शिवे ही रूप बनेगा। यदा आ उढ़ा तो यदोढ़ा, तो आ और उ दोनों क्या बने गए, आ और उ मिलके ओ और ये ओ और यदा में और जुड़ जाएगा, यदोढ़ा हो जाएगा। तदा आ उढ़ा तदोढ़ा, ऐसा रूप इसमें बनेगा। तो इसके बाद जो है प्रकृति भाव संधि के बारे में अपन पढ़ेंगे। जो प्रकृति भाव क्या है, प्रकृति भाव कुछ स्थानों पर संधि कार्य प्राप्त होने पर भी कोई लोप, आगम, वर्ण विकार या आदेश नहीं होता, यही प्रकृति भाव संधि है। कुछ स्थानों पर संधि कार्य प्राप्त होने पर भी कोई लोप, आगम और वर्ण विकार या आदेश नहीं होता, अर्थात कुछ भी कार्य नहीं होता, तो उसे प्रकृति भाव संधि कहते हैं। और प्रकृति भाव में पदों का यथारूप रहना ही संहिता कार्य है। यह प्रकृति भाव सामान्य 3 प्रकार से कहा गया है। कहने का मतलब है कि कुछ स्थानों पर संधि कार्य प्राप्त होने पर कोई भी उसमें विकार उत्पन्न नहीं होता, न लोप होता, न आगम होता, न वर्ण विकार होता, न आदेश होता है, यही प्रकृति भाव है। और प्रकृति भाव में पदों का जैसा रूप पहले था वैसा का वैसा ही रखना ही इसमें संहिता कार्य होता है। ये प्रकृति भाव भी 3 प्रकार का होता है। ये भी कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कैसे, कौन सा प्रकार है, प्लुत प्रकृति भाव, प्रग्रहीय प्रकृति भाव और सामान्य प्रकृति भाव। प्लुत प्रकृति भाव के अंतर्गत जो है त्रिमात्रिक स्वर को आश्रित करके होने वाला प्रकृति भाव जो है प्लुत प्रकृति भाव कहलाता है। प्रग्रहीय प्रकृति भाव प्रग्रहीय संज्ञा को मानकर होने वाला प्रकृति भाव प्रग्रहीय प्रकृति भाव कहलाता है। और सामान्य प्रकृति भाव अन्य स्थानों पर होने वाले प्रकृति भाव सामान्य प्रकृति भाव कहलाता है। तो जो है प्लुत ग्रहीय अचिनित्यम जो है इस सूत्र के बारे में अपन देखते हैं। प्लुत और प्रग्रहीय के आगे अच स्वरों के रहने पर, प्लुत और प्रग्रहीय के आगे कौन से अच्छी स्वरों के रहने पर जो है प्लुत और प्रग्रहीय के आगे अच स्वरों के रहने पर नित्य रूप से प्रकृति भाव होता है। प्लुत और प्रग्रहीय है ना। तो सूत्रों में 2 शब्द जो है परिभाषिक शब्द है प्लुत और प्रग्रहीय। प्लुत प्रकृति भाव जहाँ त्रिमात्रिक अच स्वर को प्लुत कहा जाता है। त्रिमात्रिक जानते हो, ऐसे करके जो है वो एक मात्रिक अच ह्रस्व स्वर, द्विमात्रिक अच दीर्घ स्वर और त्रिमात्रिक अच स्वर
जो है प्लुत कहलाता है। प्लुत अच के उच्चारण में दीर्घ से भी ज़्यादा समय लिया जाता है। देवनागरी लिपि में प्लुत को बताने के लिए उस स्वर के आगे 3 इस प्रकार का चिन्ह बना दिया जाता है और दूर से बुलाने पर दूरादुधूते च ये प्रत्यभिवादन के वाक्य में अंतिम पद की टी लुप्त हो जाती है। जहाँ पर स्वर मात्रिक हो वहाँ नित्य स्वरूप से प्रकृति भाव होगा। जैसे एहि कृष्ण अत्र गोश्चरति। तो यह जो 3 वाला जो निशान है ये प्लुत का निशान है। तो कृष्ण अत्र में स्वर्ण दीर्घ प्राप्त था, लेकिन अकार त्रिमात्रिक होने के कारण यहाँ स्वर्ण दीर्घ कार्य नहीं होकर प्रकृति भाव होगा। इसे प्लुत प्रकृति भाव कहते हैं। तो कृष्ण है, इसके बाद क्या है, ये प्लुत का निशान है। कृष्ण के ए के बाद क्या कौन सा निशान है, प्लुत का निशान है। और इसके बाद क्या है, अत्र है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, दीर्घ प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन यहाँ दीर्घ प्राप्त नहीं होकर त्रिमात्रिक होने के कारण यह स्वर्ण दीर्घ कार्य नहीं होगा और प्रकृति भाव होगा। इसे प्लुत प्रकृति भाव कहते हैं। और भी इसके उदाहरण है, जैसे आगच्छ राम अत्रास्ति सीता। तो इसको समय दिया जाता है, थोड़ा दूर से बुलाने पर जो जोर लगाया जाता है स्वर में, जो ह्रस्व दीर्घ से भी ज़्यादा जो स्वर होता है, इसे प्लुत कहते हैं। आगच्छ हरे अत्र क्रीडेमः। तो ये जो निशान है 3 का, ये प्लुत का निशान है। अब आगे जो है प्रकृति भाव संधि है। प्रकृति भाव में प्रग्रहीय प्रकृति भाव, यह प्रग्रहीय एक संज्ञा है। प्रग्रहीय संज्ञा होती है, इसके आगे भी स्वर रहने पर अच संधि प्राप्त होने पर प्रकृति भाव ही होता है। प्रग्रहीय को मानकर होने वाले प्रकृति भाव प्रग्रहीय प्रकृति भाव कहलाते हैं। इसके बाद जो है दूसरा जो सूत्र है, ईदुदे द्विवचनम प्रग्रहीयम। यह प्रग्रहीय संज्ञा का सूत्र है कि ईदुदे द्विवचनम प्रग्रहीयम। ईदुदेदंतम द्विवचनम प्रग्रहीयम संज्ञाशात। द्विवचन संबंधी दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत और व एकारांत पदों को प्रग्रहीय कहा जाता है। इस प्रग्रहीय के रहने पर अच संधि के प्राप्त होने पर भी प्रकृति भाव ही होगा। द्विवचन संबंधी दीर्घ इकारांत होने पर मतलब है कि द्विवचन हो और क्या हो, दीर्घ इकारांत हो या फिर दीर्घ उकारांत हो या एकारांत पदों को प्रग्रहीय संज्ञा कहा जाता है। इस प्रग्रहीय संज्ञा के रहने पर अच संधि के प्राप्त होने पर भी प्रकृति भावी होगा, अर्थात संज्ञा कार्य संधि कार्य नहीं होगा, जैसा है उसी स्थिति में रहेगी रूप। तो यहाँ पे हरि एतौ, यहाँ हरि शब्द प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में हरि है। ये सिंगल नहीं है, एक वचन नहीं है, ये क्या है, द्विवचन है। और यहाँ यण संधि प्राप्त थी, बड़ी ई है, उसके बाद क्या है, ए है, दोनों को क्या हो जाता है, ये हो जाता। लेकिन हरि के प्रग्रहीय होने के कारण प्रकृति भाव हुआ, अर्थात संधि कार्य नहीं होगा। प्रकृति भाव संधि कार्य नहीं होगा, वैसे ही वैसी स्थिति में रहेगी। विष्णु इमौ, विष्णु से प्रथमा द्विवचन विष्णु यण प्राप्त था, लेकिन यहाँ पर प्रग्रहीय संज्ञा होने के कारण प्रकृति भाव हुआ। गंगे अमु, गंगा के से प्रथमा द्विवचन में गंगे रूप पूर्व रूप प्राप्त था, किंतु यहाँ पर प्रग्रहीय संज्ञा होने के कारण जो है ये इसमें संधि कार्य नहीं होगा। पचेते इमो, पच धातु से प्रथम पुरुष द्विवचन में पचेते रूप है, यहाँ अयादि संधि का कार्य प्राप्त था। इसी प्रकार कुछ उदाहरण हैं, जैसे कवि इह, महिले इह आगच्छतः, पुस्तके आनय, मुनि अत्र। तो ये उदाहरण है इसके। दंपति औषधम, फले अत्रानयत, फले आनयः, हरि ओदनम आनयतः, कन्ये अत्रागच्छतः, महिले
याते कवि अत्र माले अत्रानयत धनुषी एते वर्धते अस्मिन् बालिके अधियाते और कन्या आसाते। तो इस प्रकार जो है ये अपने ये पर रूप संधि जो है यहाँ खत्म हुई।